नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक काफी दिलचस्प है और थोड़ा जटिल भी। हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के अंदर लिंग, धर्म और राजनीति का रिश्ता कैसा होता है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ये जो सामाजिक अंतर हैं, ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए कोई खतरा है? ये एक बड़ी पहेली है ना? आइए इसे मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मुद्दा ये है कि डाइवर्सिटी मतलब विविधता तो होती ही है, लेकिन जब यही चीज राजनीति में घुसती है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति इन बंटवारों को, इन डिविजन्स को सुलझा सकती है या फिर उन्हें और भी बिगाड़ देती है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। ये एक ऐसा डिवीजन है जो हर समाज में, हर जगह मौजूद है और राजनीति में तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इसकी जड़ें जाती हैं श्रम के लैंगिक विभाजन या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के आइडिया तक। अब देखिए, ये सिर्फ घर के काम बांटने की बात नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसने सदियों से औरतों को घर की चारदीवारी तक सीमित रखा और पब्लिक लाइफ से यानी सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया। जरा इस पोस्टर को देखिए, कितना कुछ कह रहा है ये, है ना? ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि समाज औरतों से एक ही वक्त में कितनी अलग अलग उम्मीदें रखता है कि वो एक आदर्श पत्नी और बहू बने, लेकिन साथ ही एक कामयाब प्रोफेशनल भी। और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, इन सब का असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और वो असर क्या है? वो इन आंकड़ों में साफ दिखता है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। भारत में एक औसत महिला एक औसत पुरुष के मुकाबले हर रोज 1 घंटा ज्यादा काम करती है, लेकिन उसके काम का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पैसे नहीं मिलते, जिसे गिना नहीं जाता। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक वजह है, एक सिस्टम है जिसे पितृसत्ता या पेट्रियार्की कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जो पुरुषों को औरतों से ज्यादा अहमियत और ताकत देता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया सिस्टम है। और इस सिस्टम का असर हर जगह दिखता है, जैसे कि शिक्षा में। देखिए, सिर्फ 54% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 76% है। ये जो गैप है, ये कितना बड़ा है? ये महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बहुत मुश्किल कर देता है। और अब बात करते हैं इसके सबसे भयानक, सबसे परेशान करने वाले नतीजों में से एक की, बेटों की चाहत। इस सोच की वजह से लिंग चयनात्मक गर्भपात जैसी चीजें होती हैं और नतीजा, कुछ इलाकों में लड़कियों की संख्या खतरनाक हद तक कम हो गई है। ये वाकई में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो जब देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं तो वहां महिलाएं कहां होती हैं? सच तो ये है कि वो कहीं नहीं होती। ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है। और हाँ, ये सिर्फ भारत की ही कहानी नहीं है, लेकिन जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, भारत इस मामले में नॉर्डिक देशों से तो क्या, दुनिया के औसत से भी काफी पीछे है। तो फिर सवाल उठता है कि जब किसी एक ग्रुप को इस तरह सिस्टमैटिक तरीके से बाहर रखा जाए तो इसका हल क्या है? क्या राजनीति ही इसका जवाब हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, राजनीति में ही इसका हल है। फेमिनिस्ट मूवमेंट या नारीवादी आंदोलन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये आंदोलन दिखाते हैं कि कैसे संगठित होकर पॉलिटिकल एक्शन के जरिए बराबरी की मांग की जा सकती है और मौजूदा हालात को चुनौती दी जा सकती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये होता कैसे है। देखिए, शुरुआत होती है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से, मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी मांग रखते हैं, फिर ये मांग कानूनी कार्रवाई का रूप लेती हैं और आखिर में हमें असल पॉलिसी में बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए आरक्षण। ये लड़ाई बहुत लंबी रही है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि राजनीति एक समाधान, एक सल्यूशन हो सकती है। चलिए अब एक और मुश्किल विषय की ओर बढ़ते हैं, धर्म। ये और भी ज्यादा पेचीदा है क्योंकि राजनीति में इसका रोल दो धारी तलवार जैसा हो सकता है। एक तरफ तो महात्मा गांधी जैसे विचारक थे जिनका मानना था कि धर्म राजनीति को एक नैतिक रास्ता दिखा सकता है, उसे सही दिशा दे सकता है। यहां बात किसी एक धर्म की नहीं हो रही, बल्कि उन नैतिक मूल्यों की हो रही है जो हर धर्म सिखाता है। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी है, सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म। ये तब होता है जब धर्म जोड़ने का नहीं, तोड़ने का औजार बन जाता है, जब एक धार्मिक समूह खुद को दूसरे से बेहतर समझने लगता है।
तो ये काम कैसे करता है? इसमें होता यह है कि एक धर्म की मान्यताओं को दूसरों से श्रेष्ठ बताया जाता है, एक समूह की मांगें दूसरे के खिलाफ खड़ी की जाती हैं, और आखिर में सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके एक समूह का दबदबा कायम करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत खतरनाक रास्ता है ना? और देखिए, सांप्रदायिकता की सोच में एक बुनियादी कमी है। वो ये मानकर चलती है कि एक धर्म को मानने वाले सभी लोगों की जरूरतें, उनके विचार, सब कुछ एक जैसा होता है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हम सबकी कई पहचानें होती हैं। हमारा काम, हमारा शहर, हमारे शौक। हमें सिर्फ एक पहचान में बांध देना हमारी पूरी डाइवर्सिटी को ही नकार देना है। तो इन सब बातों से हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या राजनीति में इन सामाजिक मतभेदों को जगह देना, उन्हें आवाज देना, लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किया कैसे जाता है। एक तरीका है अपनी श्रेष्ठता और दबदबे की मांग करना, जो जाहिर है लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरा तरीका है बराबरी और समान अधिकारों की मांग करना, जो न सिर्फ लोकतंत्र के लिए अच्छा है बल्कि उसकी जरूरत भी है। तो आखिर में हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, विविधता या डाइवर्सिटी लोकतंत्र का एक सामान्य हिस्सा है। दूसरी, अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। और सबसे अहम बात, सब कुछ नियत पर निर्भर करता है। क्या इरादा दूसरों पर हावी होने का है या सबके लिए बराबरी का मौका बनाने का है? और इसी एक आखिरी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचते रहना होगा अगर हम एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।